फ्रेंड्स, दिस इज परनीत। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। यस, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें आई हैव एक्सप्लेन टू यू गाइज अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो लिसनिंग में आते हैं, रिगार्डिंग द बैंड स्कोर कैसे होता है। लिसनिंग की हल्का सा बताया था, एकेडमिक जनरल के बारे में, उनको सेम ही आती है लिसनिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, द इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है, वेदर दे आर अपीयरिंग फॉर देयर एकेडमिक एग्जाम और जनरल ट्रेडिंग एग्जाम। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रख के अपना पेपर परफॉर्म करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। बिकॉज स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें 8 अचीव नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ द जीटी स्टूडेंट्स है ना, क्यों नहीं अचीव हो रहा? बिकॉज वहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो, जो अभी आपको क्या करनी है, रेक्टिफाई। आपको बहुत प्रिसाइजली ध्यान देना है, बहुत अच्छे से बैठना है, फोकस कंसंट्रेटेड माइंड के साथ, सो डैट वहाँ पे फुल कंसंट्रेशन के साथ आप बैठें और एक भी आंसर आपका गलत ना हो, मिस ना हो। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द 14 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर एक बच्चे को, हर एक, कोई भी है वो, मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो जीटी का स्टूडेंट है, ध्यान में रखनी ही रखनी है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक कौन सी है? रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यस, ये तो मैंने आपको रीडिंग में भी बताया है। बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऊपर क्यों देते हैं वो एग्जामिनर्स इंस्ट्रक्शंस? हमें रीड करने के लिए तो देते हैं, हम रीड कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अटेंशन नहीं पे करते, हम केयरफुली नहीं रीड करते, इसलिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। हम आंसर हमें आता है लेकिन इंस्ट्रक्शन हमने नहीं पढ़ा, तो आंसर क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली, चाहे वो रीडिंग का एग्जाम है और वेदर इट इज ऑफ योर लिसनिंग। क्लियर है? अब इंस्ट्रक्शंस रीड कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट आया लिसनिंग का, उसमें उसने बोला, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या आता है? ज्यादातर नोट्स को कंप्लीशन करना आता है, फॉर्म्स को कंप्लीशन आता है, जिसमें सपोज कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना, किसी स्टूडेंट ने किसी कॉलेज में रजिस्टर करना है, या फिर लाइब्रेरी की मेंबरशिप चाहिए आपको, जिम की मेंबरशिप चाहिए, किसी और चीज की मेंबरशिप चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना वहां पे। देन वहां पे इंस्ट्रक्शंस ऊपर लिखी होती है, नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। क्लियर है? इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, और अ नंबर, या फिर वो कोई भी एक नंबर हो सकता है, या नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, है ना, एक नंबर, सपोज 7, 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे किंग्स स्ट्रीट। क्लियर है? इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इट कुड बी 2 वर्ड्स, it could be a number, it could be no more than 2 words or a number, it could be only 1 word. क्लियर है? तो इसीलिए तो वो ऊपर देते हैं इंस्ट्रक्शंस, एंड यू हैव टू रीड इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। अब कई बार सपोज एमसीक्यूज आ गए, एमसीक्यूज में इंस्ट्रक्शंस ऊपर क्या दी जाती हैं? यू हैव टू चूज फ्रॉम ए टू बी, है ना, राइट योर आंसर्स इन ए बी सी। क्लियर है? एमसीक्यू आया, मुझे अपना आंसर पता है, सपोज उसका आंसर है इंग्लिश, तो मैंने वहां पे बी नहीं लिखा क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी ही नहीं, क्योंकि उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था चूज फ्रॉम द ऑप्शंस ए बी सी, है ना। मैंने वहां पे लिख दिया इंग्लिश, आंसर सही चूज किया लेकिन गलत हो जाएगा, बिकॉज एग्जामिनर ने पूछा था क्या लिखना है, मुझे इनमें से चूज करना है, सो आंसर शुड बी बी। वैसे ही कई बार रोमन्स में आ जाते हैं, तो अगर इंस्ट्रक्शंस में ऊपर उसने कहा है चूज फ्रॉम दिस दिस दिस, तो आपको आंसर रोमन्स में ही लिख के आना है। अगर उसने कहा है अल्फाबेट्स ए बी सी, तो आंसर ए बी सी की फॉर्म में ही लिख के आना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वहां पे ए बी सी कैपिटल्स में लिखा हुआ है या लोअर केस में लिखा हुआ है। क्लियर? दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। फाइन, ओके। सेकेंड इज राइट आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, अगर हम लोअर केस में वहां पे अपने आंसर्स लिख के आएंगे तो वो भी गलत नहीं है। आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना मुझसे, यस बिल्कुल वो गलत नहीं है, बट आई विल सजेस्ट यू
guys to always write your answers in capital letters, whether it's reading or listening. क्यों? देखो, फॉर एग्जाम्पल आंसर था मिस्टर स्मिथ, आंसर ये था, और आपने लिखा लोअर केस में मिस्टर स्मिथ। क्लियर है? ये आपने लिख दिया, या फिर आपने मिस्टर को ऐसे लिख दिया, है ना, आपने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? बिकॉज हमें पता है जो नेम्स होते हैं या प्लेसेस होती हैं उनका तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखा जाता है, लेकिन आपने जल्दी जल्दी में, आपको आदत है लोअर केस में लिखने की, आपने लोअर केस में ही लिख दिया। दिल्ली था उसका आंसर, आप ऐसे लिख के आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए आई सजेस्ट यू गाइस टू ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स। मिस्टर स्मिथ था, मैं सिंपल लिख के आ जाऊंगी वहां पे मिस्टर स्मिथ, दिल्ली, है ना। और जब भी हम कैपिटल लेटर्स में अपने आंसर्स लिख के आएंगे, दे आर मोर क्लियर एज कंपेयर टू द लोअर केस। बिकॉज लोअर केस में कई बार क्या होता है, जैसे अब मैंने दिल्ली लिखा जल्दी जल्दी में, पता ही नहीं चल रहा ई लिखा है कि आई लिखा है ना, आर लिखा, ई और एल की भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम आंसर्स पता होते भी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर भी क्या कर लेंगे, हमारी मार्क्स डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है, शुड वी यूज पेंसिल और पेन? पेन भी तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट ऑलवेज यूज पेंसिल। क्यों? बिकॉज वहां पे स्पेलिंग्स भी तो है, स्पेलिंग्स को इरेज भी तो करके लिखना है ना। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में मैच द फॉलोइंग बी था, मैंने सी लिख दिया, तो पेन से कैसे कटिंग करेंगे? फिलिप्स में एस की गलती मुझसे हो गई, लेकिन जब मैं क्रॉस चेक कर रहा था तब मुझे पता चला, है ना। तो ऑलवेज यूज पेंसिल। क्लियर है? ताकि आप अच्छे से इरेज करके उसको फिर लिखें। और एक चीज और, जब भी आप इरेज करें कोई चीज को, तो उसको अच्छे से इरेज करें। ये नहीं आपने हल्का सा इरेज कर दिया, जो पीछे पहले लिखा था वो दिख रहा है, उसके ऊपर ही आपने और लिख दिया। ओवर राइटिंग नहीं करनी। क्लियर गाइस? ओके। देन फोर्थ वन इज चेक स्पेलिंग्स ट्वाइस। यस, ये मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था, स्पेलिंग्स हमेशा गलत हो सकते हैं। रीडिंग में चाहे हम देख के स्पेलिंग्स लिखेंगे, बट इन लिसनिंग वी हैव टू राइट बाय आवरसेल्फ। हमें अपने आप लिखने पड़ेंगे। स्पेलिंग्स तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पेलिंग्स की आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम आपको पता चलेगा कि मेरे ये स्पेलिंग्स गलत होते हैं। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे जो स्पेलिंग्स आपके गलत हो रहे हैं, वो ऐसे स्पेलिंग्स ही होते हैं जो रिपीटेडली यूज होते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक अलग से नोटबुक बनाएंगे। एक तो अलग नोटबुक आप वोकेबलरी की बनाएंगे, एक अलग नोटबुक आप स्पेलिंग्स की बनाएंगे, या बैक साइड से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे आप वो स्पेलिंग लिखिए। कैसे? पहले आप लिखेंगे ठीक वाला स्पेलिंग, देन आप लिखेंगे जो आप गलत कर रहे हो। सपोज आप एस की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, तो आप दोनों को लिखेंगे, सो दैट जब एग्जाम से पहले आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो स्पेलिंग्स को भी आप कम से कम दिन में 5 टाइम्स लिख के देखिए, है ना। इट माइट साउंड सिली कि छोटे बच्चे थोड़ी ना है हम 5 टाइम्स लिख के देखें, बट इट्स नेसेसरी, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट अगर आपको क्लियर करना है, अच्छा बैंड स्कोर अचीव करना है, बिकॉज स्पेलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो इस तरीके से आप उसके नोट्स बना सकते हैं। एंड फाइनल एग्जाम में यू हैव टू चेक योर स्पेलिंग्स ट्वाइस। एस की गलती हो सकती है हमारी, है ना, वाई लगा दिया, IES आना था। ठीक है, और क्या कर सकते हो? अब क्या होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी सुना है कहते हुए कि मैम जैसे जैसे हम ऑडियो सुन रहे थे, मुझे वर्ड समझ आ गया वहां पे क्या था, लेकिन मुझे जल्दी में मुझे उसके स्पेलिंग नहीं लिखने आए, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखे और एंड में मुझे समझ ही नहीं आया वो मैंने क्या वर्ड लिखा। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप साथ में नोट्स बना सकते हैं इन अदर लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल, वेदर यू कैन मेक योर नोट और राइट डाउन द वर्ड इन पंजाबी और हिंदी। क्लियर है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर मुझे फटाफट से कोई स्पेलिंग नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो आगे मूव कर रहा है ना, बिकॉज लिसनिंग तो कंटिन्यूसली प्ले होती रहेगी, तो उस टाइम पे मैं फटाफट उसको पंजाबी में या हिंदी में लिख लेती हूँ। इट विल डेफिनेटली वर्क, ट्राई करके देखना जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। फाइन। फिफ्थ इज रीड क्वेश्चंस एंड आंसर साइमल्टेनियसली। अब इसका मीनिंग क्या है? अब जब हम
पार्ट 1 हमने पहले प्रिपेयर किया, फिर पार्ट 2 प्रिपेयर किया। जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एग्जामिनर वहाँ पे ऑडियो में हमें टाइम देता है, स्पीकर टाइम देता है ना, यू हैव सम टाइम टू लुक ऑन द आंसर्स फ्रॉम 4 to 5, यू हैव सम टाइम टू प्रिपेयर योर आंसर्स फ्रॉम 6 to 10। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, व्हाइल आवर प्रिपरेशन हम अच्छे से क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन देख लिया और बैठे हैं कि जब ऑडियो चलेगी फिर ही आंसर्स देखेंगे, नो, इट्स रॉन्ग। आपको साथ साथ दोनों स्किम एंड स्कैन करना होगा। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे देन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको क्लियर हो गया ये चीज पूछी है नीचे आंसर्स में, तो क्वेश्चन में भी वो चीज को हाईलाइट करेंगे एंड आंसर में भी वो चीज को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। यू हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में भी फटाफट कीजिए, आंसर में भी, सो दैट जब आप ऑडियो सुने, ऑडियो प्ले हो तो आपके माइंड में क्लियर कट हो पहले से ही कि मैंने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अब उसके साथ ये टेक्निक आपको किस चीज में हेल्प करेगी, 6th वन, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब वो तो बहुत कुछ फालतू भी बोलेंगे, है ना, अपनी बातें करते रहते हैं। क्वेश्चन पे तो वो बीच में आएंगे या स्टार्टिंग में आएंगे, फिर फालतू की बातें करेंगे। तो ये फालतू की बातें आपको कब हेल्प करेंगी, ये अवॉइड आप कब कर सकते हो, जब आपके माइंड में क्लियर होगा कि पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें मैंने हाईलाइट किया अपना कीवर्ड, देन मैंने आंसर में भी वो चीज हाईलाइट की हुई है कि इट कुड बी द आंसर। तो ये आपको हेल्प करेगा फटाफट से आंसर को आइडेंटिफाई करने में, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। क्लियर? So try to highlight the keywords. Fine. Read questions and answers simultaneously. ये और कैसे हेल्प करेगा? For example, आपको कोई ये नोट्स कंप्लीशन करने हैं, उसमें था the book was written by, ठीक है, ये था, आपको यहाँ पे फिलअप करना है ना। तो the book was written by मतलब किसी के थ्रू बुक लिखी गई है, तो मेरे माइंड में तो एकदम से आ गया कि किसी पर्सन का नेम आएगा, है ना। तो मैं सोच के बैठा हूँ जब भी ये क्वेश्चन वो प्ले करेगा, ऑडियो जब भी चलेगी, तो फटाफट से जब भी किसी पर्सन का नेम आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। लेकिन हुआ क्या, आपने वो ऑडियो सुन ली, वो पार्ट पूरा निकल गया, क्वेश्चन अगला भी आ गया, लेकिन किसी पर्सन का नेम उसने बोला ही नहीं। तो ये टेक्निक तब काम आएगी जब आप स्किम एंड स्कैन करेंगे, बिकॉज बाय के लिए किसी पर्सन भी कोई हो सकता है ना, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी तो हो सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल लाइक दिस बुक वाज रिटन बाय द लोकल्स, ये भी तो वो बोल सकते हैं ना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी तो हो सकता है। क्लियर है? तो इन छोटी छोटी माइन्यूट चीजों के ऊपर आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा, वहां पे बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस, यू हैव टू फोकस, स्टे फोकस थ्रू आउट योर लिसनिंग। क्लियर है? इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और कैसे ध्यान रखोगे, जब टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे बिफोर योर फाइनल एग्जाम। फाइन? ओके, देन 7th इज always keep an eye check on next question. Yes, it's very important, it's must. ये मैं बहुत फॉलो करती हूँ जब भी लिसनिंग करती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ, अब मेरा ध्यान फर्स्ट क्वेश्चन पे ही है, जैसे जैसे लिसनिंग ऑडियो प्ले हो रही है, तो मैं अगर उसके साथ साथ कमिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज 7th क्वेश्चन प्ले हो रहा है, तो मैं 8th क्वेश्चन पे भी अगर थोड़ा सा ध्यान रख लूँ तो ये मुझे हेल्प करेगा। किस में, कई बार क्या होता है 7th क्वेश्चन पे मेरा पूरा ध्यान है लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा और मैंने 8th क्वेश्चन को भी हल्का सा देख लिया है, ठीक है। तो अगर मेरा 7th क्वेश्चन स्किप हो गया तो उसने 8th क्वेश्चन वाला बोला पार्ट, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि वो तो आगे मूव कर चुका है। अदरवाइज क्या होगा, मैं 7th क्वेश्चन पे ही बैठा रहूंगा और स्पीकर कहाँ पहुंच जाएगा, 10th क्वेश्चन के ऊपर। फाइन? सो यू हैव टू कीप एन आई चेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। जैसे जैसे आप फर्स्ट देख रहे हैं वैसे सेकंड भी आपको ध्यान होना चाहिए क्या चीज है उसमें। क्लियर? 8th इज अंडरस्टैंड पैराफ्रेजिंग। यस, पैराफ्रेजिंग बहुत काम आती है। कैसे काम आती है? सपोज ये क्वेश्चन में भी आपको समझनी है और आंसर में भी समझनी है। सपोज क्वेश्चन में उसने किसी वर्ड के साथ आपको पूछा, एक सिंपल वर्ड के साथ उसने, सपोज मैं बिजी का ही एग्जांपल देती हूँ जैसे मैंने रीडिंग में दिया था, ठीक है। तो बिजी वर्ड के साथ आंसर नहीं आएगा, तो आंसर किस चीज के साथ होगा, उसके किसी सिनोनिम, उसकी वोकैब के साथ होगा, ठीक है। तो आपको पैराफ्रेजिंग बहुत अच्छे से वहां पे क्लियर होनी चाहिए। और जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है फॉर्म कंप्लीशन, फर्स्ट वाला पार्ट होता है, उसमें भी वो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन का आंसर था 8, टाइम था, आंसर 8 था, है ना। वो स्पीकर बात कर रहे हैं, फर्स्ट में फर्स्ट 1 स्पीकर भी हो सकता है, 2 स्पीकर भी हो सकते हैं। सपोज वो बात कर रहे हैं, सो विल मीट एट 8, है ना। 8 के बाद यहाँ पे क्या था,
कोई फिलअप था या फिर एमसीक्यूज थे, ठीक है, उसमें 8, तो हमें लगा फटाफट 8 इसका आंसर है। उसने फिर थोड़े टाइम के बाद कह दिया, ओह नो, कुड वी मीट एट 8 पास्ट और कुड वी मीट क्वार्टर टू 8। क्लियर है ना? तो उसने क्या कर दिया, वहां पे पैराफ्रेज कर दिया अपनी ही वर्डिंग को। तो हमें इन चीजों में से आंसर को फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या है। क्लियर? ओके, देन 9 इज डू नॉट गेट नर्वस ड्यूरिंग गैप्स। यस, ज्यादा गैप्स कब आते हैं, जब पार्ट 4 प्ले होता है। एक तो पार्ट 4 जैसे जैसे पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं डिफिकल्टी लेवल वैसे ही इंक्रीज होता है, ठीक है। और उसमें वो क्या करते हैं, जैसे सपोज उसने 1 2 3 के आंसर हमें मिल गए, लेकिन 4 पे आते आते उसने बहुत बड़ा गैप ले लिया। तो गैप तो उसने ले लिया, लेकिन मुझे तो क्लियर ही नहीं हुआ। मेरे मन में क्या चल पड़ा, मेरे मन में वैसे ही मैं नर्वस हूँ क्योंकि 4th पार्ट चल रहा है ना, प्रेशर है मेरे माइंड पे बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, कोई गलत ना हो जाए। फिर जैसे ही गैप आया मेरे माइंड में और कहानियां शुरू हो गई, निकल तो नहीं गया क्वेश्चन, वो आगे तो नहीं पहुंच गया, कहीं खत्म तो नहीं हो गई, कहीं मेरे हेडफोन तो नहीं खराब हो गए, है ना। ये सारे क्वेश्चंस, यस, ये सारे क्वेश्चंस मस्ट हैं, इट्स नेचुरल, आते ही आते हैं हमारे माइंड में। लेकिन आपको वहां पे नर्वस नहीं होना, यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम। फाइन, अगर कामली बैठेंगे, कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे तो अच्छे से अचीव भी होंगे डिजायर्ड रैंक स्कोर। क्लियर? ये मेनली कब होता है, पार्ट 4 में होता है। 10th इज फोकस ऑन रिपीटेड आंसर। यस, कई बार ना रिपीटेड आंसर्स हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एमसीक्यूज में होते हैं और ये हमें हेल्प कर देते हैं, ठीक है। एमसीक्यू जैसे पार्ट 3 में आते हैं, आजकल तो पार्ट 1 में भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू पार्ट 1 में डाल देते हैं और फिर वो पार्ट 4 में भी डाल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उन्होंने ये चेंज भी किया है, तो इस तरीके से भी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर आपको ध्यान भी रखना है। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको अपनी कमिंग वीडियोस में बताऊंगी। क्लियर है? तो जैसे उसने एमसीक्यूज में फर्स्ट का एक स्पीकर, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है, एक स्पीकर तो होता नहीं, 2-3 स्पीकर्स होते हैं। सेकंड स्पीकर ने सपोज उसका आंसर बोला, हमें आंसर लगा, और थोड़े टाइम के बाद ना थर्ड वाला स्पीकर भी वही आंसर बोल देता है, तो तब आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। तब तो आपको श्योरिटी हो ही गई कि मेरा ये एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत मतलब डिफिकल्ट होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है? तो you have to focus on the repeated answers as well. Okay, 11th is pay attention to plurals. Yes, स्पेलिंग्स में भी हेल्प करता है, और क्या करता है, प्लूरल्स को आपको अटेंशन पे करनी है। क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, मैंने एस, मुझे लग रहा था कि वहां पे एस आना चाहिए लेकिन मैंने सुना नहीं, है ना। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप रीड द स्टेटमेंट रीड कीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि प्लूरल आना था या नहीं आना था। और इसके साथ आप क्या करेंगे, फोकस के साथ बैठेंगे, कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे, ठीक है, तभी तो क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट इज 12th, इफ यू मिस एन आंसर क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, अभी ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम है। सपोज मैं फर्स्ट वाला पार्ट ही कर रही हूँ, फॉर्म कंप्लीशन आया, उसके 10 क्वेश्चंस हैं और वो इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं कि उसमें से मुझसे थर्ड वाला छूट गया, ठीक है, मुझे नहीं समझ आया, और फिर क्या हो गया, मेरे माइंड में कहानियां फिर से बननी स्टार्ट होगी और मैं थर्ड पे ही बैठा हूँ, वो 4th 5th 6th बोले जा रहा है, मेरा माइंड, मेरी कंसंट्रेशन उस तरफ नहीं है, नहीं, मेरे माइंड में यही चल रहा है, थर्ड का आंसर क्या था, थर्ड का आंसर क्या था, थर्ड का आंसर वो था या नहीं था, है ना। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक तो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना, ट्राई टू क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन, ताकि आपके अगले वाले भी गलत ना हो। और एक चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आपके माइंड में हल्का सा डाउट है कि ये आंसर था, तो आप लिख दो ना, वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना हो रही है ना, तो आप उसको लिखो और मूव फर्दर। क्लियर? नेक्स्ट इज 13 इज चेक योर हेडफोन्स ट्वाइस। यस, ये आपको सबसे पहले करना है। वैसे तो वहां पे जो ऑन ड्यूटी होते हैं एग्जामिनर्स, वो क्या करेंगे, इन्विजिलेटर सॉरी, वो क्या करेंगे, वो आपके हेडफोन्स आपसे चेक करवाएंगे। फिर भी आपको अपने लिए, है ना, अपनी तसल्ली के लिए उनको चेक करना है। आप ट्वाइस कीजिए, थ्राइस कीजिए, आप हैंड रेस कर सकते हैं और उनको चेक कीजिए। वॉल्यूम को एडजस्ट कीजिए, कितना आपको वॉल्यूम ठीक है, ज्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना कि कहीं पे डिस्टर्बेंस हो रही है रूम में, आप उसी की तरफ ध्यान चला गया, ठीक है। तो वॉल्यूम भी आपका अप टू द मार्क होना चाहिए। क्लियर? एंड 4th इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। यस, अब थ्रू आउट मैंने इतनी बार बोल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, ठीक है। एंड यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड व्हाइल गिविंग योर लिसनिंग एग्जाम, पूरा फोकस कामली वहां पे बैठना है। क्लियर? लिसनिंग का एग्जाम एज सच अगर मैं कहूँ डिफिकल्ट नहीं होता, आप एकेडमिक स्टूडेंट्स आराम से 6
6.5 अचीव कर लेते हैं, वैसे 7, 7.5 भी आ जाते हैं एकेडमिक स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जीडी स्टूडेंट्स के लिए हल्का सा ये चैलेंजिंग होता है बिकॉज उनको स्कोर करना होता है 8 मीन्स 35 और 36 आउट ऑफ 40, तो हल्का सा चैलेंजिंग है। लेकिन अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रख के, ठीक है, परफॉर्म करेंगे, देन आई कैन बेट आप 9 भी ले सकते हैं। अदरवाइज 8.58 तो कहीं भी नहीं गए आपके। क्लियर है? तो एक आधा क्वेश्चन अगर मिस भी हो गया उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना बिकॉज हमें 35 और 36 ही करेक्ट करने हैं अपना डिजायर्ड बैंक स्कोर अचीव करने के लिए। Clear guys? I hope all the concepts, all the tips and tricks are clear to you guys. अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्या करेंगे? Obviously write down करेंगे. Clear? So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you.